कर लेते हैं। So work done by a force is the product of the force and displacement in the direction of the force. Work done by an expanding gas is the product of the force and change in volume of the gas. तो आप देख सकते हैं work done is equal to pressure into change in volume. दो फॉर्मूलाज हो गए आपके पास। एक आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। एक सेकंड में खिड़की बंद कर दी। तो मुझे बताएं कौन से दो फॉर्मूलेज हैं वर्क डन के। सर एक तो एफ एस और एक ये वर्क डन इक्वल्स टू डेंसिटी है सर, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि वर्क डन किसी एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वर्क डन खुद भी क्या है, वर्क डन इटसेल्फ इज आल्सो एन एनर्जी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, हाइट बढ़ रही हो, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है। कोई भी वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कब हो सकता है? जब उसकी हाइट सर कम हो रही हो, स्पीड बढ़ रही हो, नीचे आ रहा हो, तेज आ रहा हो, तो वर्क डन जो होगा वो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ वी डिराइव काइनेटिक एनर्जी भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, और आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हैं। when that work done is equal to the kinetic energy, when all of the work done is being converted into kinetic मतलब वर्क energy। डन रिप्लेस एज एनर्जी। बिल्कुल। what is the difference between gravitational potential energy and elastic potential energy? क्या फर्क है? सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशन एनर्जी होती है और उसमें सर इलास्टिक होती है, टेंशन होती है मोड। एग्जांपल्स इन दोनों की। सर एग्जांपल्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि स्प्रिंग, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि रोलर कोस्टर। गुड। रोलर कोस्टर में दो टाइप्स ऑफ एनर्जी आती हैं, ग्रेविटेशनल और सर काइनेटिक। कब ट्रांसफर, कब आएंगी ये दोनों? सर जब वो रोलर कोस्टर नीचे होगा, जब नीचे से जा रहा होगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक में, और जब हम्म। वो ऊपर जा रहा होगा तो काइनेटिक ग्रेविटेशनल में। बिल्कुल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जो जीपीई होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। So gravitational potential energy arises in a system of masses where there are attractive gravitational forces between them. The GPE of an object is the energy it possesses by virtue of its position in a gravitational field. Elastic potential energy क्या होती है? This arises in the system of atoms जब आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना शुरू करते हो यहां तक, उसमें क्या हो रहा है, जो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन हो रही है। या फिर एक बच्ची ने ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप लगाई है, जब वो जंप लगा रही है तो ये ट्रैम्पोलिन नीचे हो जाएगी। इसने ये क्या गेन करी है? ये एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है। इन दोनों चीजों में रबर बैंड और ट्रैम्पोलिन में पोटेंशियल आ गया कि किसी चीज ने इनको दबाया हुआ है, खींचा हुआ है, और इनके अंदर इतना पोटेंशियल आ गया कि ये वापस अपनी जगह पे जा सकती है। समझ आ गई? और जैसे ही ये वापस अपनी जगह पे जाएंगी तेजी से, ये सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसने वापस जाना होगा, जवाब देना होगा, तो स्पीड से जाएगी। समझ आ गई? जी सर। हम्म। तो ड्राइविंग potential energy aqueous work done would be equal to GPE when H above the ground is increasing. Internal energy क्या होती है? It is the sum of kinetic energy and potential energy. मतलब जितने particles involved हैं उन सब का sum, individual particles की energies का sum would be equal to the total internal energy. अब for example gases में kinetic energy ज्यादा होती है potential energy से। क्या हो जाए? Because the molecules are far apart and they are in a continuous motion. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती हैं, इसलिए बहुत कम उनके अंदर पोटेंशियल होती है। लिक्विड्स के अंदर इक्वल होगी, और सॉलिड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा पोजीशन पर रिमेन इंटैक्ट रहते हैं, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, एंड दे मूव वेरी लेस, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। हाउ विल यू डिफाइन पावर?
पावर क्या है? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज पावर? पावर जी। पावर होती है सर वर्क डन पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम, और जी सर। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये तीन फॉर्मूलाज जो आपके पास हैं वो किसके हैं? पावर के। डेरिवेशन आती है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी की। अब इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि पावर क्या होता है? आपने क्या बताया? वर्क डन ओवर टाइम। जी व्हाट इज सर। द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर एस ओवर टी वी हो जाएगा तो एफ वी हो जाएगा। एग्जैक्टली, जो डी ओवर टी है वो वी हो जाएगा तो एफ। ये डेरिवेशन बहुत बहुत एग्जामिनर बार बार देते हैं। बाकी ऊपर वाली तो उसने आज तक नहीं दी, ये वाली दे देते। एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी ऑफ अ मशीन टू द इनपुट एनर्जी। यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट वुड बी इनटू 100। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? यस सर। if you see over here as well, वर्क एनर्जी पावर में आपके सिलेबस में आता है वर्क एनर्जी कन्वर्जन, कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और पावर। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सर एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट? ये होती है, ठीक है। ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है वो, इन अ क्लोज सिस्टम। सो वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आपने बताया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए अब हम क्या करते हैं वर्क डन के लिए? वी डोंट यूज एफ इंटू डी, क्योंकि लेट्स से अगर ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और लेट्स से आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो आपको उसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए? इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क देन यू नीड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या है? एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? व्हेन समथिंग इज एंटी पैरेलल टू एफ, जब वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जब वो पैरेलल नहीं है। अगर एफ ऐसे है और लेट्स से जा उधर रहा है या उधर जा रहा है या उधर जा रहा है, दीज आर ऑल गोइंग टू बी नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब हो जाएगा? जब एग्जैक्टली 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉस 90 की वैल्यू आती है वो क्या होती है? जीरो। और फोर जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो वर्क डन भी आपके पास जीरो हो जाएगा। लेट्स से अगर वर्क डन आपको आ जाए कि एरिया अंडर द ग्राफ से निकालना है, तो जो एफ और डी का ग्राफ होगा, अब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। एरिया होगा। क्या चीज? नहीं नहीं, एरिया लगा सही कुछ नहीं सर। एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पता लगता है। वर्क डन का फॉर्मूला है एफ इंटू डी, ठीक है। एफ और डी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई आ जाए ना, मतलब कि वो जो वर्क डन है वो एरिया से आएगा। लेट्स से डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड और टाइम आपस में क्या हो रहे हैं? बताएं। स्पीड और टाइम सर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई ग्राफ से डिस्टेंस मिल रहा है हमें। ठीक है, ये भी एरिया अंडर द ग्राफ से। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ दिया होगा तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। अब ग्रेडियंट का कब पता लगता है? वेलोसिटी क्या होती है? डिवाइड हो गया। डिस्टेंस ओवर टाइम। जब भी वो डिवाइड हो रही है तो इसका और इसका ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको वेलोसिटी बताएगा। ये याद रहेगा। जी सर। 2 साल तक याद रखने, सारा इस तरह आपको खुद ही पता लग जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर एग्जांपल्स देखें, बहुत एग्जांपल्स होती हैं कि रोलर कोस्टर वाली एग्जांपल है, पैराशूट वाली एग्जांपल है, जंपिंग की एग्जांपल है, ट्रैम्पोलिन वाली है। एंड प्रिंसिपल कंजर्वेशन जी ये कहते हैं कि अगर आपने एक सिस्टम वर्क डन किया है तो वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी या कुछ गेन हो जाएगी एज थर्मल एनर्जी, या फ्रिक्शनल फोर्स, हीट लॉस, एनर्जी लॉस भी हो सकता है आपके पास। So if we derive from the equations of motion, kinetic energy is equal to half mv squared. कैसे? Consider a rigid object of a mass m that is initially at rest. Accelerated uniformly to a speed v. A constant net force is exerted on it, parallel to its motion over a displacement s. Since f is constant, acceleration is also constant. तो जब acceleration constant होती है, आप equations of motion use कर सकते हैं. For example, v square is equal to यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इफ यू ए एस को एक तरफ लेते हैं और वी माइनस यू स्क्वायर को डिवाइडेड बाई टू कर दे, इस ए एस, ये ए एस क्या है बेसिकली, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू वी स्क्वायर के। नाउ हमें पता है कि ए एस क्या है बेसिकली, जो वर्क डन होता है, वर्क डन एफ इंटू एस होता है। एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपको डिराइव हो जाएगी। अब मैं इसको एकदम पूरा यहाँ करता हूँ, इसको ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू V स्क्वायर square equal प्लस U square minus टू ए plus एस। 2AC। ठीक हो गया। अगर मैंने ए एस को सब्जेक्ट बनाना है सर वैसे मैंने तो इस तरह किया होता ये क्या नाम V square minus U square equal to 2AC, तो ये बात तो एक ही है। हाँ वो भी सही है, लेकिन अब आपने ए एस को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो यू स्क्वायर उधर चला जाएगा, वी स्क्वायर से माइनस हो U जाएगा square minus U square over 2। और टू नीचे आ जाएगा डिवाइड होके। ये हो गया। इस ए एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू वी V स्क्वायर square minus U माइनस यू स्क्वायर। ये भी लिख दिया हमने। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू डी। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए MA। इंटू डी। ठीक है, तो ए इंटू डी मतलब कि ए इंटू एस, एस और डी में बार बार मैं कंफ्यूज हूँ, तो एस और डी एक ही चीज है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एम ए इंटू एस। तो ए एस का आपकी जगह, इस ए एस की जगह आप ये पूरा पुट कर सकते हो। जी सर। तो ये हाफ एम और वो पूरा आ जाएगा। समझ आ गई? जी सर। गुड। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। That gravitational potential energy arises in a system of masses where there are attractive gravitational forces between them, and the gravitational potential energy of an object is the energy it possesses by virtue of its position in a gravitational field. मतलब अगर वो gravitational field के अंदर एक object होगा, it's going to experience a force and an energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, जो भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस एटम्स के साथ अब आप खिलवाड़ करोगे तो वो इलास्टिसिटी गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? बिटवीन चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होती है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का एक आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा विच इज डी यू ओवर डी एक्स। ये यू क्या होता है? यू इज द इंटरनल एनर्जी, एक्स आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा और डी आपके पास ये वर्क डन, बल्कि डी डिस्टेंस है, एक्स इज समथिंग एल्स, वो था एक कांस्टेंट है। फिर आपके पास वर्क डन इक्वल टू एफ इनटू डी का पता होना चाहिए, एम जी एच इज द फॉर्मूला। देन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में हम कैसे डिटरमिन करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी में आता है एक इनपुट। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक माइक्रोवेव है या बल्कि एक टीवी है। आई हैव अ टीवी, मैंने इसको एक इनपुट दिया है और ये मुझे तीन किस्म के आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इनपुट में तो एक ही किस्म होती है इनपुट। आउटपुट में दो किस्में होती हैं, एक होते हैं वेस्टेड और एक होता है यूजफुल। अब मैंने जब टीवी को इनपुट क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टीवी ने मुझे आउटपुट क्या दी? साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी। समझ आई? अब मुझे बताएं, इनमें से यूजफुल एनर्जी कौन सी है और वेस्टेड कौन सी है?
साउंड, थर्मल, तो लाइट। इसमें थर्मल जो है सर वो वेस्टेड है और बाकी यूजफुल है। एग्जैक्टली। साउंड साउंड भी वेस्टेड है। क्यों, टीवी आवाज के बगैर देख लेते? अच्छा टीवी है, टीवी नहीं, टीवी यूजफुल है। थर्मल वेस्टेड है, और ये से एलईडी वाली कौन सी सर? लाइट। लाइट है, ये भी से यूजफुल है। ठीक है। अगर यहाँ टीवी ना होता, बल्कि क्या होता, माइक्रोवेव होता। फिर से थर्मल एनर्जी यूजफुल होती, बाकी साउंड और लाइट दोनों वेस्ट होती। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव लाइट और आवाज के लिए तो लिया नहीं है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चंस में अब आप इजीली मेरे ख्याल से डिटरमाइन कर लोगे, एंड ये फॉर्मूला फिर हम वहां पे अप्लाई करना देखेंगे कि कैसे होगा। पावर क्या है, इज इक्वल टू, इट्स डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। बार बार ही डेफिनेशन आती है, W/T या फिर FV। गॉट इट? यस सर। ओके। इसके अलावा क्या चीज थी और बताने वाली?